हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि डिटेक्टिव जल्दी से वहां से जाते हैं और एक टैक्सी को रोकते हैं और उसके अंदर बैठते हैं। डिटेक्टिव सीरियस होते हुए उसे जल्दी से कहते हैं कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट से हूँ और तुम उस गाड़ी का पीछा करो। तो टैक्सी ड्राइवर कहता है कि चले ठीक है, लेकिन आप मुझे इसके पैसे तो देंगे ना। तो डिटेक्टिव अपना कार्ड निकालकर कहता है कि मैंने तुम्हें कहा ना मैं पुलिस डिपार्टमेंट से हूँ। तो कहता है कि फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझे पैसे देंगे ना। तो डिटेक्टिव उसको पैसे देता है तो वो पैसे गिनता है और कहता है कि 10,000 युआन। मुझे लगता है कि आपका काम बहुत ज्यादा अर्जेंट है और एक सिटीजन होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपकी मदद करूं। फिर डिटेक्टिव कहता है कि मुझे अपना फोन दे दो, मैं कॉल करना चाहता हूं। अपना फोन दे देता है। फिर डिटेक्टिव लेफ्टिनेंट ओ को कॉल करते हैं और लेफ्टिनेंट ओ कहती है कि आप ये किसके फोन से बात कर रहे हैं। डिटेक्टिव कहता है कि मैं खुद नहीं जानता, लेकिन मैंने अपना फोन ऑन रखा है और मैं उसी को ट्रैक करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लेफ्टिनेंट ओ कहती है कि मैं समझ गई और जल्दी से डिटेक्टिव के फोन की लोकेशन को देखने लगती है कि वो कहाँ जा रही है। फिर हमें जंगू को दिखाते हैं जो हाईवे पर ही घूम रहा होता है। इतने में वो देखता है कि उसका पेट्रोल खत्म होने वाला होता है। वो पेट्रोल पंप पे जाता है। पेट्रोल भरने के लिए जैसे ही वो उसका होल निकालता है तो वो नीचे गिर जाता है। कहता है कि आज का दिन ही बहुत ज्यादा खराब है। फिर जैसे ही वो नीचे से होल उठाता है तो देखता है कि वहाँ पर एक मोबाइल लगा होता है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, मोबाइल को वहीं उतार कर फेंकता है और चला जाता है। फिर जाते हुए वो देख रहा होता है कि कहीं कोई गाड़ी उसका पीछा तो नहीं कर रही और अपनी गाड़ी से गन को निकालता है और अपने पास रख लेता है। फिर इतने में जंगू अपने बॉडीगार्ड को कॉल करता है और कहता है कि मुझे लगता है मेरा कोई पीछा कर रहा है, हो सके तो उस लड़की को और दूसरों को वहाँ से लेकर निकल जाओ, जगह को पूरी तरह से साफ कर दो, वहाँ पर कोई भी निशान मत छोड़ना। तो बॉडीगार्ड कहता है कि लेकिन बॉस यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। जंगू कहता है कि क्या प्रॉब्लम हो गई है। तो वो कहता है कि वो लड़की यहाँ से भाग गई है। तो जंगू कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो क्या। फिर हमें डिटेक्टिव को दिखाते हैं जो लेफ्टिनेंट ओ से पूछते हैं कि आगे जाकर 2 टर्न है तो मुझे बताओ मैं कहाँ जाऊँ। लेफ्टिनेंट ओ मोबाइल की लोकेशन चेक करती है जो कि एक ही जगह पर होती है। डिटेक्टिव कहते हैं कि लेफ्टिनेंट ओ क्या तुम मुझे सुन रही हो। तो लेफ्टिनेंट ओ कहती है कि ये बात अजीब है, हम जिस ट्रैकर को फॉलो कर रहे हैं वो पिछले 3 मिनट से एक ही जगह पर है। तो डिटेक्टिव कहता है कि क्या वो एक ही जगह पर है। तो लेफ्टिनेंट ओ कहती है कि हो सकता है हम जिसे फॉलो कर रहे हैं वहीं पर कहीं रुका हो और वहीं पर ही कोई जगह हो। तो डिटेक्टिव उसकी एग्जैक्ट लोकेशन लेते हैं और वहाँ पर पहुंच जाते हैं। डिटेक्टिव को वहाँ पर अपना मोबाइल गिरा हुआ मिल जाता है। लेफ्टिनेंट ओ बहुत ज्यादा टेंशन में होती है। वो लेफ्टिनेंट ओ को कॉल करता है तो लेफ्टिनेंट ओ कहती है कि क्या हुआ, क्या आपको सार्जेंट को मिल गई है। तो डिटेक्टिव कहते हैं कि नहीं, लगता है कि उसको हम पर शक हो गया था। फिर हमें जंगू को दिखाते हैं जो वहाँ पर अपने बॉडीगार्ड को मार रहा होता है, अपने भाई पर गुस्सा कर रहा होता है और अपने आदमी से कहता है कि उसके पैर पर गोली लगी थी, वो इतनी जल्दी इतनी दूर नहीं जा सकती, जाकर उसे ढूंढो। फिर डिटेक्टिव को दिखाते हैं जिसके पास टैक्सी ड्राइवर आता है और कहता है कि सर मुझे लगता है कि आपका काम कुछ बना नहीं है, मैं एक काम करता हूँ कि मैं कुछ खाकर आ जाता हूँ। तो डिटेक्टिव कहते हैं कि क्या कहा आपने, क्या आप ये दोबारा कह सकते हैं। तो वो कहता है कि सर मेरा मतलब है कि मैंने सुबह नाश्ते के बाद से कुछ खाया नहीं है तो मैं कुछ खा के आ जाता हूँ। फिर डिटेक्टिव जल्दी से लेफ्टिनेंट ओ को कॉल करते हैं। लेफ्टिनेंट ओ कहती है कि क्या हुआ सर, कुछ पता चला। तो डिटेक्टिव कहते हैं कि हाँ उन लोगों ने ये सब कुछ मेरे ख्याल से प्लान किया होगा, ये सब कुछ इतना अर्जेंट तो नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि वो लोग किसी टेम्परेरी जगह पर रुके होंगे और इस वक्त उन लोगों को क्या चीज की जरूरत पड़ सकती है। तो लेफ्टिनेंट ओ कहती है कि मुझे नहीं पता। तो डिटेक्टिव कहते हैं कि खाना, उनको खाने की जरूरत पड़ सकती है। फिर डिटेक्टिव को याद आता है कि जब वो उसकी गाड़ी के साथ टकराए थे तो उठते हुए उन्होंने उसकी गाड़ी पे हार्ड लंच का एक बैग देखा था। तो डिटेक्टिव लेफ्टिनेंट ओ से कहते हैं कि तुम किसी हार्ड लंच के नाम की जगह को निकाल सकती हो। तो लेफ्टिनेंट ओ कहती है कि मैं आपको अभी इसकी लोकेशन भेज देती हूँ। तो डिटेक्टिव कहते हैं कि ठीक है और साथ में जंगू के आदमियों के पिक्चर्स भी मुझे भेज देना। तो लेफ्टिनेंट ओ जंगू के आदमियों के पिक्चर्स को निकालने लगती है। इतने में ही हमें जंगू को दिखाते हैं जिसके पास उसके आदमी आते हैं और कहते हैं कि सर वो हमें कहीं भी नहीं मिली है और मेरे ख्याल से अभी तक तो वो पुलिस वालों को इत्तला कर चुकी होगी, तो मेरे ख्याल से अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। तो जंगू कहता है कि चुप करो, जब तुम यहाँ पर आए थे तो ये कितनी देर से बेहोश पड़ा था। तो बॉडीगार्ड कहता है कि ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट। जंगू कहता है कि मैंने कहा था ना, पैर में गोली लगने की वजह से वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी। और फिर आसपास पड़ी हुई सभी अलमारियों को देखने लगता है और कहता है कि अक्सर दिए तले ही अंधेरा होता है। और फिर एक एक करके वो सारी अलमारियां खोलने लगता है और सार्जेंट भी उसको मिल जाती है। फिर हमें डिटेक्टिव को दिखाते हैं जो उस रेस्टोरेंट के डिलीवरी बॉय को पिक्चर्स दिखा रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि क्या तुमने इनमें से किसी को फूड सप्लाई किया है। और एक इंसान के पिक्चर पर रुककर कहता है कि हाँ इनको तो मैं फूड डिलीवर करता रहता हूँ और मैंने आज सुबह ही इनकी बिल्डिंग में इनको फूड सप्लाई किया है। फिर जंगू सार्जेंट को घसीटते हुए रूम में लेकर आ रहा होता है तो सार्जेंट उसका हाथ मरोड़ देती है। बॉडीगार्ड सार्जेंट को बहुत जोर से मारता है और वो गिर जाती है। तो जंगू कहता है कि अच्छा तो तुम इतनी जल्दी यहाँ से भागना चाहती हो, चलो अब थोड़ा सा और खेलते हैं। और फिर वो सार्जेंट को पेट में मारने लगता है और जहाँ पर गोली लगी होती है वहाँ से दबाने लगता है और साथ साथ ये कह रहा होता है कि क्या हुआ, दर्द हो रही है। फिर अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि तुम संभालो इसे और तुम बाहर जाकर नजर रखो। बॉडीगार्ड एक शॉपर लेता है और सार्जेंट के मुंह पर चढ़ा देता है जिससे कि सार्जेंट को सांस लेने में मसला होता है। हमें दोबारा से बचपन का फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पर उस आदमी ने सार्जेंट और उसकी फ्रेंड को पकड़ लिया होता है और कह रहा होता है कि ये तो बहुत बड़ा मसला हो गया है। और फिर इन दोनों से पूछता है कि तुम दोनों लीसू की दोस्त हो ना, उसकी क्लास में पढ़ती हो। तो वो दोनों हाँ में सर हिलाते हैं। तो वो कहता है कि अच्छी बात है, लेकिन अगर घर का मालिक घर में ना हो तो क्या घर में घुस
घुस जाना चाहिए, ये सिखाते हैं तुम लोगों के स्कूल वाले। ये तो बहुत बड़ा मसला हो गया, मैं तो फंस गया हूँ। फिर कुछ सोचता है और कहता है कि क्या तुम लोगों ने किसी को बताया है कि तुम लोग यहाँ पर आने वाली हो? तो वो दोनों कोई भी जवाब नहीं देती। तो कहता है कि कोई मसला नहीं, तुम लोग मुझे बता सकती हो। तो सार्जेंट ड्यू की फ्रेंड कहती है कि देखिए अंकल, मेरे पापा एक पुलिस वाले हैं। तो वह कहता है कि क्या वो पुलिस वाले हैं? तो वह कहती है कि हाँ, वो एक पुलिस वाले हैं और बहुत ही अच्छी पोस्ट पर भी हैं, तो इसलिए आप हमें जाने दीजिए। अगर आपने हमें जाने नहीं दिया तो वो आपको पकड़ लेंगे। तो वो पागलों की तरह कहने लगता है कि हाँ हाँ ठीक है, तुम्हें जाने देते हैं, तुम्हें जाने देते हैं। फिर चुप करता कहता है कि मगर तुम्हारे पापा अभी तो यहाँ पर नहीं है ना, तो अभी तुम क्या करोगी? फिर वो पीछे पड़ा हुआ चाकू उठाने लगता है। तो सार्जेंट ड्यू की फ्रेंड उस पर एक बैग फेंकती है और सार्जेंट ड्यू को लेके वहाँ से एक रूम में चली जाती है। वो आदमी बहुत ज्यादा डोर को नॉक करता है लेकिन वो दोनों नहीं खोलते। फिर वो वहाँ से चला जाता है। सार्जेंट ड्यू की फ्रेंड कहती है कि लगता है वो यहाँ से चले गए हैं। तो सार्जेंट ड्यू कहती है कि मुझे माफ कर दो। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम ये क्यों कह रही हो? तो वह कहती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से ही हो रहा है, ना मैं तुम्हें वो स्केच दिखाती, ना मैं वो स्केच बनाती और इसके साथ ऐसे होता, और ना ही हम दोनों यहाँ पर आते। तो सार्जेंट ड्यू की फ्रेंड कहती है कि देखो तुम अपनी बकवास बंद करो, ये सब कुछ इस वजह से नहीं हुआ है क्योंकि तुमने ली सू यांग का स्केच बनाया था, और मुझे तो इस बात का दुख हो रहा है कि काश हमने वो ड्राइंग पहले देखी होती और हम ली सू यांग को बचा लेते, और मुझे बस इसीलिए ही गुस्सा आ रहा है। सार्जेंट ड्यू देखो, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है और ना ही तुम्हारी ड्राइंग गलत है। तो सार्जेंट ड्यू कहती है कि मतलब? तो वो कहती है कि देखो तुम्हारी ड्राइंग इसलिए नहीं है ताकि तुम लोगों को मरते हुए देखो, बल्कि इसलिए है ताकि तुम उनको बचा सको। इतने में ही वो आदमी कीस लेकर आ जाता है। वो कीस लगाता है लेकिन वो उस रूम की नहीं होती। फिर वो दरवाजे को बचाने लगता है कि जल्दी से दरवाजा खोलो। सार्जेंट ड्यू की फ्रेंड कहती है कि चलो हम जल्दी से यहाँ से निकल जाते हैं। फिर वो दोनों विंडो से बाहर जाने लगती है। सार्जेंट ड्यू की फ्रेंड पहले चली जाती है। फिर वो सार्जेंट ड्यू को कहती है कि सार्जेंट ड्यू तुम कर सकती हो, तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। फिर सार्जेंट ड्यू नीचे गहराई को देखती है और उससे वो स्केच याद आता है। वो कहती है कि जो आज मर गई थी उसके हाथ में ब्रेसलेट नहीं था, इसका मतलब है कि आज मैं मरने वाली हूँ। तो सार्जेंट ड्यू की फ्रेंड दोबारा से उसके पास आती है और कहती है कि ये देखो, ये बहुत ज्यादा आसान है, बस तुम्हें ऐसा ही जंप करना है जैसे हम जिम क्लास में करते हैं। तो सार्जेंट ड्यू कहती है कि फिर उस स्केच का क्या? तो उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाऊंगी। और फिर वो सार्जेंट ड्यू को हौसला देती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम यहाँ से जंप करो, मैं तुम्हारे पीछे आऊंगी और तुम यहाँ से नहीं गिरने वाली, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? तो सार्जेंट ड्यू हाँ कहती है और वहाँ से जंप कर देती है और कहती है कि मैंने ये कर लिया है, अब तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। सार्जेंट ड्यू की फ्रेंड अभी वहीं पर विंडो पे खड़ी होती है कि वो आदमी दरवाजा खोलकर आ जाता है। सार्जेंट ड्यू की फ्रेंड जंप करती है तो वो उसकी टांग को पकड़ लेता है। सार्जेंट ड्यू की फ्रेंड नीचे गिरने वाली होती है तो सार्जेंट ड्यू उसका हाथ पकड़ लेती है और वो कह रही है कि सार्जेंट ड्यू तुम यहाँ से भाग जाओ। इतने में ही उन दोनों का हाथ छूटता है और यूनी नीचे गिर जाती है और फिर उसके ऊपर बहुत सारे बॉक्सेस भी गिर जाते हैं जैसा कि स्केच में बना होता है, और इस वक्त यूनी का ब्रेसलेट सार्जेंट ड्यू के हाथ में होता है। फिर हमें सार्जेंट ड्यू को दिखाते हैं जो रैपर के अंदर बमुश्किल सांस ले रही होती है। शी जून भी वही ब्रेसलेट लेकर बैठा होता है और हमें यहाँ पर दिखाते हैं कि सर मून कोई और नहीं बल्कि यूनी के फादर होते हैं। फिर हमें दिखाते हैं कि सार्जेंट ड्यू के पास डिटेक्टिव पहुंच चुके होते हैं। आते ही वो जंगल के कुछ आदमियों को मारते हैं और जाकर सार्जेंट ड्यू के मुंह से रैपर को फाड़ते हैं। तो सार्जेंट ड्यू सुकून से सांस लेती है। डिटेक्टिव कहते हैं कि तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है और शुक्र है कि तुम अभी ठीक हो, तुम अपने आप को मुसीबत में डाले बिना नहीं रह सकती। लगता है कि समझ गई हो ये दुनिया खराब है, बस थोड़ा सा इंतजार करो, मैं सब कुछ अभी ठीक कर देता हूँ। फिर जंगू कहता है कि शायद इसलिए मुझे तुम्हारा चेहरा जाना पहचाना लग रहा है, तुम वही होना जो मेरी गाड़ी के नीचे है ना, वही होना, तुम पुलिस में हो क्या, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? तो डिटेक्टिव कहते हैं कि आज इस जगह से कोई भी अपने पैरों पे चलकर नहीं जाएगा। तो जंगू कहता है कि अच्छा, और फिर अपने आदमी से कहता है कि इसे मारो। फिर उन सबके बीच में फाइट होती है। जंगू अपनी गन को निकालता है और डिटेक्टिव की तरफ करता है। सार्जेंट ड्यू डिटेक्टिव को बताती है तो डिटेक्टिव डूसू को पकड़ लेते हैं। तो सार्जेंट ड्यू को भी जंगू पकड़ कर ले आता है और कहता है कि मतलब तुम चाहते हो कि खून खराबा हो? तो डिटेक्टिव कहते हैं कि अगर उसको कुछ भी हुआ तो तुम्हारे भाई का गला मैं काट दूंगा। तो जंगू कहता है कि मैं बस 3 तक गिनूंगा और उसके बाद मैं गोली चला दूंगा। तो डिटेक्टिव कहता है कि अच्छा, तो मतलब अपने भाई को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखना चाहते हो? तो जंगू कहता है कि ये बंदूक तुम देख रहे हो, क्या तुम समझ नहीं रहे हो कि तुम निहत्ते हो? तो अब बस मैं 3 तक गिनूंगा। जंगू काउंटिंग को स्टार्ट कर देता है और सार्जेंट ड्यू अपने इर्द गिर्द को देखती है और अपना स्केच को याद करती है और डिटेक्टिव को कहती है कि डिटेक्टिव आपने मेरा स्केच देखा था ना, ये वो जगह नहीं है जहाँ पर मैं मरूंगी। तो डिटेक्टिव कहते हैं कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। तो जंगू कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि तुम यहाँ पर नहीं मरोगी? तो सार्जेंट ड्यू गन को पकड़ लेती है और डिटेक्टिव से कहती है कि डिटेक्टिव आपको मेरे स्केच पर भरोसा है ना? तो जंगू कहता है कि तुम चुप कर जाओ वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तो सार्जेंट ड्यू चुप नहीं करती तो वो गुस्से में आकर गोली चला देता है लेकिन गोली नहीं चलती। फिर सार्जेंट ड्यू जंगू को धक्का देती है और डिटेक्टिव उसे मारते हैं और वो बेहोश हो जाता है। फिर डिटेक्टिव गन को उठाते हैं और सार्जेंट ड्यू के पास जाकर बैठते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता था कि ये गन टूटी हुई है? तो सार्जेंट ड्यू कहती है कि नहीं, लेकिन मुझे अपने स्केच पर पूरा भरोसा था। तो डिटेक्टिव कहते हैं कि ये भी सच है कि तुम मरने के लिए तैयार थी? तो सार्जेंट
सार्जेंट यूँ कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, देखिए मैं तो अभी तक जिंदा हूँ। में ही डूसू उठ जाता है तो सार्जेंट यूँ डिटेक्टिव को बताती है कि वो देखिए डूसू भाग रहा है। तो डूसू भागने लगता है तो डिटेक्टिव भी उसके बीच जाता है। सार्जेंट यूँ गन को पकड़ती है और कहती है कि मेरे स्केच हमेशा की तरह सही है। फिर उसको अपनी मौत का स्केच भी याद आने लगता है। डूसू को दिखाते हैं जो भाग रहा होता है। इतने में वहाँ पर किम दो जिन भी आ जाता है। डिटेक्टिव अभी सीढ़ियों से नीचे उतर रहे होते हैं जब वो किम दो जिन को देखते हैं। किम दो जिन के पास आने लगते हैं तो किम दो जिन अपनी गन को डिटेक्टिव की तरफ करता है और कहता है कि देखो मैं यहाँ पर तुमसे लड़ने के लिए नहीं आया हूँ। और डूसू की तरफ अपनी गन को करता है और कहता है कि तुमसे तो मुझे मिलना ही था। तो डूसू कहता है कि तुम कौन हो। तो किम दो जिन कहता है कि ली सू यांग। वो कहता है कि ये कौन है। तो किम दो जिन गुस्से से कहता है कि तुझे उसका नाम भी नहीं पता, तो अब तो जो उसका नाम भी भूल गया है। तो डूसू कहता है कि यहाँ पर जो कुछ भी चल रहा है मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, आप प्लीज मुझे जाने दीजिए। तो किम दो जिन कहता है कि तूने एक औरत को मारा था और उस मासूम औरत का तुम्हें नाम तक याद नहीं, और वो मेरी जिंदगी का बहुत ही अहम हिस्सा थी। फिर डूसू को ली सू यांग याद आने लगती है तो वह कहता है कि अच्छा वो दरअसल मुझे एक बीमारी है, आप नहीं जानते, और मुझे डॉक्टर ने कहा है कि इस बीमारी का इलाज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरा इलाज हो जाएगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, मुझे प्लीज मारो मत। किम दो जिन अपनी गन को नीचे कर देता है तो वह कहता है कि आप मुझे समझ सकते हैं ना। तो किम दो जिन कहता है कि तुम गलत समझ रहे हो, और इतने में उसकी टांग पर गोली मार देता है। डिटेक्टिव कॉन्ग के पास आने लगता है तो किम दो जिन अपनी गन को उसकी तरफ कर देता है। डूसू कहता है कि तुम पागल हो गए हो, आखिर कौन हो तुम, और तुमने मुझे इस तरह से गोली क्यों मारी, आखिर हमारे देश के कानून की इंपॉर्टेंस है भी या नहीं, और तुमने जो कुछ भी करना है कानून के दायरे में रहते हुए करो। तो किम दो जिन कहता है कि तुमने सही कहा, यहाँ पर कानून है लेकिन सिर्फ उन लोगों की रक्षा के लिए जो इसके काबिल हैं, किसी और के लिए नहीं, और तुम जैसे क्रिमिनल को सजा तो मिलनी चाहिए, समझे, और तुम्हारे आज तक किए गए गुनाह की तुम्हें सजा भुगतनी होगी। फिर किम दो जिन डूसू को मार देता है। डिटेक्टिव की तरफ गन करता है और कहता है कि अब दर्द क्या होता है ये अच्छे से समझेगा, है ना डिटेक्टिव कॉन्ग। तो डिटेक्टिव कहता है कि हाँ बहुत अच्छे से, और एक वजह है मेरे पास तुम्हें मारने की। तो किम दो जिन कहता है कि प्रोसिक्यूटर मिन की वजह से, पिछली बार मैंने तुम्हें छोड़ दिया था इस वजह को सोचते हुए, लेकिन हर बार मैं ये वजह बीच में नहीं लाऊंगा। सार्जेंट यो भी ऊपर से ये सब कुछ देख रही होती है। तो डिटेक्टिव कहते हैं कि बस मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि तुमने प्रोसिक्यूटर मिन को क्यों मारा, ली सू यांग की मौत से उसका कोई लेना देना नहीं था, फिर तुमने उसको क्यों मारा, क्या मेरी वजह से कि मैं स्यूबो हूँ उनको पकड़ नहीं पाया इसीलिए तुमने जीसू को मारा, मुझसे बदला लेने के लिए तुमने उसे खत्म कर दिया। और गुस्से से कहते हैं कि अब तुम मुझे इन सब का जवाब दो। किम दो जिन कहता है कि तुम मेरे जवाब पर यकीन नहीं करोगे। डिटेक्टिव कहता है कि मुझे नहीं पता। तो किम दो जिन कहता है कि समझ लो कारण और परिणाम की वजह से ये सब कुछ हुआ, बातचीत का वक्त खत्म और अब मुझे जाना होगा। तो डिटेक्टिव कहते हैं कि नहीं अभी इतनी जल्दी नहीं। फिर वो सार्जेंट यो की तरफ देखते हैं तो सार्जेंट यो ऊपर से ड्रम को नीचे फेंक देती है। फिर किम दो जिन और डिटेक्टिव के बीच में फाइट होती है। फाइट के दौरान वहाँ पर एक ब्लैक मैन आती है जिसके अंदर प्रेसिडेंट नाम सुन के आदमी होते हैं। वो लोग आते हैं और किम दो जिन को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। डिटेक्टिव किम दो जिन को बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो लोग डिटेक्टिव पर भी फायरिंग करने लगते हैं। फिर सार्जेंट यो भी डिटेक्टिव के पास आती है और कहती है कि वो आदमी ली सू यांग का हस्बैंड है ना, और उसी ने ही प्रोसिक्यूटर मिन को मारा है। लेकिन सार्जेंट यो की इन सब सवालों का डिटेक्टिव कोई भी जवाब नहीं देते। फिर डिटेक्टिव सार्जेंट यो की टांग पर पट्टी कर रहे होते हैं। सार्जेंट यो कहती है कि क्या मैं आपसे एक सवाल पूछूं। तो डिटेक्टिव कहते हैं कि हाँ पूछो। तो सार्जेंट यो कहती है कि आप यहाँ पर मुझे बचाने के लिए नहीं आए थे ना, जाहिर सी बात है अगर आप जंगू को ढूंढ लेते तो आपको किम दो जिन भी मिल जाता, और किम दो जिन डूसू को कभी भी माफ नहीं कर सकता है। तो डिटेक्टिव कहते हैं कि तुम्हें कुछ भी बता दिया जाए तो वो बात तुम्हारे पेट पर नहीं रखती है। फिर डिटेक्टिव जोर से गिरा लगाते हैं तो सार्जेंट यो उनको देखने लगती है। तो डिटेक्टिव कहते हैं कि एक सलाह दूंगा, अपने जख्मों को खुला छोड़ के देखो, वो जल्दी भर जाएंगे। तो सार्जेंट यो कहती है कि वैसे थैंक यू। तो डिटेक्टिव कहते हैं कि तुमने अभी तो कहा कि मैं तुम्हें बचाने के लिए नहीं आया था, तो फिर तुम्हें थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। तो सार्जेंट यो कहती है कि हाँ वो बात तो है, लेकिन फिर भी आपने मेरी जान तो बचाई है ना, ये बात कर्ज रहेगी मुझ पर। तो डिटेक्टिव कहते हैं कि मैंने तुम्हारी जान नहीं बचाई, और तुम्ही ने तो कहा था कि तुम्हारे स्केचेस गलत नहीं होते। फिर इतने में वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है जिसमें लेफ्टिनेंट और सरमोन और शीजुन भी होते हैं। लेफ्टिनेंट भागते हुए सार्जेंट यो के पास आती है और उसे कहती है कि तुम ठीक तो हो ना, मुझे बताओ तुम्हें कहीं लगी तो नहीं है ना। तो शीजुन सबसे पहले डिटेक्टिव का शुक्रिया करते हैं। फिर सार्जेंट यो की बैंडेज के बाद शीजुन वहाँ पर आता है और उसे पूछता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है। सार्जेंट यो कहती है कि अब मुझे अच्छा लग रहा है। तो शीजुन कहता है कि चलो अच्छा है, सब कुछ ठीक हो गया। सार्जेंट यो कहती है क्या तुम मुझसे नाराज नहीं हो। तो शीजुन कहता है कि अगर मैं गुस्सा होकर तुम्हें कोई बात सुनाता हूँ तो क्या तुम मेरी बात मान लोगी, और अगर मैं गुस्सा होता हूँ और तुम कहती हो कि मेरी चिंता मत करना तो ये सुनकर मैं जरूर गुस्सा हो जाऊंगा। तो सार्जेंट यो उसे सॉरी कहती है। शीजुन को फिर उसका स्केच याद आता है तो वो कहता है कि सार्जेंट यो तुम अगले 2 दिन तक मेरे साथ रहना। फिर हमें सरमोन को डिटेक्टिव के साथ दिखाते हैं। सरमोन कहते हैं कि हाँ फिर बताओ तुम मुझे क्या बताना चाहते थे। तो डिटेक्टिव कहता है कि प्रोसिक्यूटर मिन को मारने वाला किम दो जिन था, ली सू यांग का हस्बैंड जिसे डूसू ने मारा था। तो चीफ मोंग कहते हैं कि मेरे ख्याल से हमें इस बारे में बात करनी चाहिए। फिर हमें शीजुन को दिखाते हैं। वो कहता है कि तुम उस स्केच के अंदर थी। तो सार्जेंट यो कहती है कि तुम्हें अच्छे से पता है स्केच से भागने से हकीकत नहीं बदलती। तो शीजुन कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम गिव अप कर रही हो। तो सार्जेंट यो कहती है कि नहीं, मैं मरने से नहीं डरती, लेकिन मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगी, चाहे जो भी हो जाए मैं सच का सामना करूंगी, और अपना काम करने के लिए मुझे फील्ड पर रहना होगा। तो शीजुन कहता है कि ठीक है तुमसे कोई जीत सकता है क्या, लेकिन इस केस के खत्म होने तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और इस बार मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनूंगा। फिर डिटेक्टिव सरमोन
सरमोन को सब कुछ बता देते हैं कि उसने डूसू को मारा और वहाँ पर कुछ लोग आए और उसको लेकर चले गए। फिर डिटेक्टिव को नाम सुनवो की बातें याद आती हैं, जो कहता है कि किम डो जिन को पकड़ने का प्लान मेरे पास बहुत ही अच्छा है और इससे हम बहुत आसानी से उसे पकड़ सकते हैं। फिर सरमोन कहते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि किम डो जिन को नाम सुनवो ने उठाया हो, क्योंकि किम डो जिन उसे मारना चाहता था। लेकिन नाम सुनवो का प्रोसिक्यूटर में से कोई भी लेना देना नहीं है, तो किम डो जिन के पैटर्न का कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो डिटेक्टिव कहते हैं कि हमें यही ढूंढना होगा, इसलिए नाम सुनवो के चंगुल से हमें किम डो जिन को निकालना होगा। तो चीफ मून कहते हैं कि लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? आज तुम अचानक उसकी जान को बचाने की बात कर रहे हो, लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या तुम ऐसा कर पाओगे? कुछ देर पहले तुम उसे जान से मारना चाहते थे, तो क्या तुम अब कर लोगे? और ऐसा करने से तुम्हारा तो बदला भी पूरा नहीं होगा। तो डिटेक्टिव कहते हैं कि किम डो जिन को पकड़ने के लिए मुझे सार्जेंट लियो की जरूरत पड़ेगी। तो चीफ मून कहते हैं कि तुम्हें अपना बदला पूरा करने के लिए हमारी टीम की जरूरत है, और क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा तुम्हें करने दूंगा? तो डिटेक्टिव कहता है कि अभी आप यूँ मान लें कि जैसे हम ज्वाइंट फोर्स का हिस्सा है, अभी आपके पास सिर्फ एक ही इंसान है जिसको आप फील्ड पर भेज सकते हैं, यानी कि मैं, और सार्जेंट लियो को महफूज रखना अभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चीफ मून कहते हैं कि तुम मेरी एक बात को याद रखना, अगर तुमने कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो मैं इस इन्वेस्टिगेशन को वहीं पर रोक कर तुम्हें हथकड़ियां पहनाने की ताकत रखता हूँ। तो डिटेक्टिव कहते हैं कि हाँ, मैं अच्छे से समझ गया। तो चीफ मून कहते हैं कि ठीक है, तो बताओ फिर कहाँ से शुरू करना है? फिर डोसू की डेड बॉडी को लेकर जा रहे होते हैं, तो जंग उसको देखता है और कहता है कि ये मेरा भाई, इसको किसने मारा है? तो डिटेक्टिव कहता है कि अभी हमें सबसे पहले तो इसी से शुरू करना होगा। जंगू को भी पुलिस ले जाती है अपने साथ। फिर हमें किम डो जिन को दिखाते हैं, जो नाम सुनवो के बॉडीगार्ड के पास होता है। उसको नाम सुनवो की कॉल आती है, तो वो कहता है कि हाँ, किम डो जिन अभी मेरे पास है। तो नाम सुनवो कहता है कि जब तक तुम्हें मैं ना कहूँ तुम उसके पास मत जाना। तो बॉडीगार्ड कहता है कि लेकिन हमें पुलिस अभी तक ढूंढ रही है, तो इसलिए हमें इसे ठिकाने लगाना होगा। अगर ये जिंदा रहा तो हमारे लिए मसला होगा। तो नाम सुनवो कहता है कि अगर तुमने उसे इतनी आसानी से मार दिया तो भला क्या मजा आएगा? किम डो जिन, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। फिर नाम सुनवो कॉल को बंद कर देता है और बॉडीगार्ड भी किम डो जिन के पास से चला जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि किम डो जिन उसकी सारी बातें सुन रहा होता है। तो यहाँ पर हमारी आज की एपिसोड खत्म हो जाती है। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।